सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा इसका झारखंड ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, इसका संबंध क्रिकेट से है, या आप कह सकते हो भारत में T20 क्रिकेट की घरेलू ट्रॉफी है और इसका आयोजन करता है, ऑर्गेनाइज करता है BCCI। 2025 में इसका ये 18वां एडिशन हुआ, अभी 26 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। इसका फाइनल पुणे में खेला गया था, MCA स्टेडियम है वहां पर। और इसको जीता किसने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड ने जीता है, पहली बार जीता है झारखंड ने, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे झारखंड ने फाइनल में 262 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। और झारखंड टीम के कप्तान रहे ईशान किशन, जिनकी इस मैच को जिताने में बड़ी भूमिका रही। उन्होंने यहाँ पे फाइनल में शतक भी लगाया और झारखंड ने हराया किसको, हरियाणा को हराया है। एक पॉइंट नोट कर लेना, 2010-11 में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के बाद ये झारखंड का एकमात्र दूसरा घरेलू खिताब है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज अनुकुल रॉय रहे झारखंड से। सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए, झारखंड के जो कप्तान है, 517, मतलब पूरी सीरीज में बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा विकेट लिए अशोक शर्मा ने, ये राजस्थान के प्लेयर है, टोटल 22 विकेट इन्होंने लिए। तो क्या प्रश्न है हमारा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीत लिया, झारखंड ने जीत लिया हरियाणा को हरा करके। बाकी सारी छोटी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी है। अब इसी तरह से क्रिकेट से संबंधित और भी जो टूर्नामेंट वगैरह हुए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अगर बात करते हैं अभी 10वां ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 हुआ था भारत में, उसको भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा के। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 वडोदरा में हुआ था, इसको कर्नाटक ने जीता, विदर्भ को हराया। तीसरा वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL जो हुआ था, तीसरा संस्करण अभी भारत में ही तो हुआ था, मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल को हरा के। और IPL जो अभी हुआ था 2025 में, 18वां एडिशन हुआ था, भारत में ही हुआ था, उसको RCB ने जीता पहली बार, पंजाब किंग्स को हरा के। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता, केरल को हराया था। नवा ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान और UAE में हुआ, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुआ, साउथ अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन विजेता रहा, साउथ जोन को हराया था। मेंस एशिया कप 2025 UAE में हुआ, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। और ईरानी कप 2025-26 महाराष्ट्र में हुआ, उसको विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया था। ठीक है, तो क्रिकेट से ही संबंधित ये सारी ट्रॉफीज वगैरह मैंने चैंपियनशिप आपको रिवाइज कराई है इस साल की, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। तो बेलारूस की टेनिस प्लेयर है आर्यना सबालेंका, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने अभी 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, यानी कि आप कह सकते हो वर्ष की बेस्ट फीमेल प्लेयर को चुना गया है। WTA मतलब वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। और पिछले साल भी उन्होंने ये सम्मान जीता था, उन्हें ये सम्मान मिला था। आप कह सकते हो लगातार 2 बार ये सम्मान पाने वाली वो तीसरी खिलाड़ी बन गई है, सेरेना विलियम्स और ईगा स्विटेक के बाद। WTA हमने कहा वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ये वुमेन टेनिस के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना होती है 1973 में। और आपको याद होगा, वैसे मैं आपको करवाऊंगा अभी, आर्यना सबालेंका ने 2025 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? US ओपन में वुमेन सिंगल जीता था उन्होंने। जैसे कि देखो, ये पूरे चारों ग्रैंड स्लैम जो साल भर के हैं मैं आपके सामने ले आया, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। वुमेन सिंगल मेडिसिन कीज ने जीता, अमेरिकी हैं। फिर हुआ फ्रेंच ओपन, मेन सिंगल जीता कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन से है। वुमेन सिंगल जीता कोको गॉफ ने, अमेरिकी है। फिर हुआ विंबलडन ओपन, मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर, इटली से है। और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने, पोलैंड से हैं। और सबसे आखिरी में हुआ US ओपन, इसमें वुमेन सिंगल जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो स्पेन से है। और एक स्टैटिक और बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है, तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और देखो, अभी स्विट्जरलैंड के जो स्टार टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडरर, उनको 2026 टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और अभी ATP फाइनल 2025 का खिताब जीता था जेनिक सिनर ने, वो इटली से हैं। और WTA फाइनल 2025 का खिताब जीता था एलेना रिबाकिना ने, जो कजाकिस्तान की प्लेयर है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश।
तो भारत की पहली डेडिकेटेड यानी कि समर्पित एक वन यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाई जाएगी। इसकी घोषणा भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने की है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है एनवायरमेंटल एजुकेशन और क्लाइमेट स्टडीज को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर छात्रों को फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी। तो एक लाइन में अगर आपको याद रखना है तो क्या याद रखोगे कि भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर बनाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी पूछे कहाँ पे, तो गोरखपुर में। अब इसी तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज जो आपकी न्यूज में रही, मैं आपको रिवाइज कराऊं। अगर पूछे भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बना? अमेरिका। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था और ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी नईमा खातून। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये झारखंड रांची में आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय ने जेनारस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया था, जो कि एक बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र में किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? नासिक। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत बनाए गए और ये कहां पर है? नीमराणा अलवर राजस्थान में। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना पतंजलि विश्वविद्यालय। यह है कहां पर? उत्तराखंड के हरिद्वार में है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। सारी ये कुछ यूनिवर्सिटीज से ही संबंधित प्रश्न है। और अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा वो भी यूनिवर्सिटी वाला था कि भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां पर बनेगी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी मेघालय ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी ग्रीन डिपॉजिट योजना को शुरू किया। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें मेघालय में जो भी संवेदनशील इको टूरिज्म प्लेसेस हैं, वहां जब भी टूरिस्ट प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक रैपर वगैरह लेकर के जाएंगे, प्लास्टिक का कोई भी आइटम अगर लेकर के जाते हैं, तो उन्हें 100 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट देना होगा, जमा कराना होगा। मतलब वो रिफंडेबल है। जब भी वो अपना प्लास्टिक कचरा वापस लेकर के आएंगे और निर्धारित काउंटर पर जमा कराएंगे तो उनको 100 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बात समझ में आ रही है ना आपको? जो वो पर्यटक होगा उस प्लास्टिक कचरे को वापस लेकर के आएगा, क्योंकि उसको वापस 100 रुपये लेने हैं। आप कहोगे कि यार कौन इतना पैसा खर्च करके आ रहा है, पैसे वाले लोग हैं, अमीर आदमी है। बहुत से नहीं भी लाएंगे, नहीं लाएंगे, अच्छी बात है। तो उनकी जगह कोई और होगा जो इसी फिराक में घूम रहा होगा कि मुझे कोई कचरे की बोतल प्लास्टिक मिल जाए, तो उसे वो लेकर के वहां जमा करा देगा और पैसे ले लेगा काउंटर पे। क्योंकि काउंटर वाला तो तभी पैसे देगा जब वो प्लास्टिक का जो भी वेस्ट है वो वापस आएगा। तो अल्टीमेटली जो एरिया है, जो प्लेस है, वो प्लास्टिक फ्री रहेगा। तो ये ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय ने शुरू की है। मेघालय आपको ले चलूंगा, लेकिन पहले कुछ और योजनाएं वगैरह हम एक बार देखते हैं। कुछ एक योजनाएं जो न्यूज में रही, जैसे कि लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा ने शुरू की। मत्स्य शक्ति परियोजना केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुई थी। रेडाई ने बीमा विस्तार योजना शुरू की। अंगीकार 2025 अभियान ये हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था। 17 सितंबर 2025 को मोदी जी के जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। महाजय घर योजना गोवा में शुरू हुई। औरुंडाई 3.0 योजना असम में। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब में शुरू हुई थी। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। और मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना अभी बिहार में शुरू हुई थी। अब बात यहाँ पे हमारे प्रश्न में मेघालय की हो रही है, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग हो गई है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और गवर्नर है CH विजय शंकर। और यहीं पे बेहदीन कलम उत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, यही मनाया जाता है। खासो गारी जयंतिया 3 पहाड़ियों के नाम भी हैं और ये ट्राइब्स के नाम भी हैं। और मेघालय से एक पॉइंट याद रखना कि अभी भारत और थाईलैंड के बीच में जो मैत्री अभ्यास हुआ था ना, वो मेघालय के उमरोई में ही हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो ब्रुकफील्ड
कंपनी, ये कनाडा की कंपनी है, बताऊंगा इसके बारे में। और ये मुंबई के पोवई में $1 बिलियन यानी कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करके एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रहा है, जो लगभग 2 मिलियन वर्ग फुट एरिया में यानी कि 6 एकड़ में फैला होगा। 2029 तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। और क्यों बना रहा है, क्या उद्देश्य है? तो इसको एक तो एशिया का सबसे बड़ा ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना है। उद्देश्य है एआई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी क्षमताओं पर फोकस करना और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय बैंक को 20 सालों के लिए सेवा देना। ब्रुकफील्ड की बात करें, ये कनाडा की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और इक्विटी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करती है। तो प्रश्न आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये कहाँ पर स्थापित होगा? मुंबई में। अच्छा, अब इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ जो एशिया में किसी न किसी कारण से न्यूज में रहे। जैसे कि पूछे, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनेगा? महाराजगंज, यूपी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना था चीन। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया। नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था नेपाल। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन हुआ फरीदाबाद में ही। ये एशियाई वाले प्रश्नों में ये कहाँ से आ गए? खैर ठीक है, अगला देखते हैं। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया था फरीदाबाद में। लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित किया गया था और इसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा था। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? अमरावती, महाराष्ट्र। और एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट बना केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा हरियाणा में अरावली के पहाड़ों पे। एशिया की सबसे उम्रदराज हथीनी थी वत्सला, जिसका भी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। 100 वर्ष से ज्यादा आयु थी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का भी सफल परीक्षण किया था, उसका नाम रुद्रास्त्र था। 4.5 किलोमीटर लंबी थी वो। और अभी 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 ये भारत में हुआ था, अहमदाबाद में। इसका मैस्कॉट था जलवीर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 को किसने जीता? तो आंसर होगा पेरिस सेंट जर्मेन। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 इसका आयोजन अभी 14 से लेकर 17 दिसंबर तक हुआ। दूसरा एडिशन था। कहां पर? कतर में। जीता है पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब है ये, फ्रांस का। इसने जीत लिया इसको, इसने हराया फ्लेमिंगो फुटबॉल क्लब को जो ब्राजील का है। इस बार दूसरा एडिशन था। इसका पहला एडिशन 2024 में हुआ था, उसको रियल मैड्रिड ने जीता था जो कि स्पेन का क्लब है। ठीक है, तो इतना सा याद रखना। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 दूसरा एडिशन जीत लिया पेरिस सेंट जर्मेन ने। बाकी फुटबॉल से 2-4 पॉइंट्स और देखो। एक तो ये याद रखो, अभी बैलन डी'ओर अवार्ड, इसमें वुमेन्स वाला खिताब जीता, महिलाओं का बैलन डी'ओर खिताब, एटना बोनमाटी ने, जो कि स्पेन की प्लेयर है और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती है। और पुरुषों का जीता है उस्मान डेम्बेले ने, वो फ्रांस के हैं और पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं। और इसी तरह का मैंने आपको एक पॉइंट याद कराया था, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था उस्मान डेम्बेले को ही। और फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 एटना बोनमाटी को चुना गया था। और मैंने कहा था देखो, ये बस नाम दोनों में सेम आ रहे हैं ना, मेंस का और वुमेन्स का, तो वो याद रख लो। बाकी दोनों तरह के प्रश्न आपके तैयार हो गए। और प्रोजेक्ट महादेवा के बारे में आपने सुना है, महाराष्ट्र ने चलाया था ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए। और ये भी याद रखना, फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये 3 देशों में हो रहे हैं, मतलब होंगे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। 3 इसके मैस्कॉट भी हैं, मैपल द मूज जो कि हिरण है कनाडा का, और जायू द जगुआर, ये जगुआर है जायू उसका नाम है, ये मेक्सिको का है। और बाल्ड ईगल ये अमेरिका का है। बाकी फीफा ये फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है। इसकी स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। और अभी इसने अपना पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप और नेहरू कप हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो हर साल 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 20 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 20 दिसंबर को ही यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड सॉलिडरिटी फंड की शुरुआत की थी, इसीलिए। वर्ल्ड सॉलिडरिटी फंड ये एक इंटरनेशनल फंड है। इस फंड को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मैनेज किया जाता है। उद्देश्य है दुनिया में गरीबी खत्म करना और डेवलपमेंट करना। थीम है इस दिवस की सॉलिडरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अब ये डे वाला प्रश्न है। अच्छा, आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन पूरी शीट मैंने आपके सामने लगा दी है, तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप रीड जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन, यानी कि आप बोलोगे अंग्रेजी में ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये अभी हुआ। दूसरा एडिशन है, याद रखना। 17 से 19 दिसंबर तक हुआ। कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में, मतलब भारत में ही हुआ। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर आयोजन किया डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के। आप जानते ही हो हमारे आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव जाधव है। ये इस बार दूसरा एडिशन है। आप पूछोगे पहला एडिशन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। वो कहां पर हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। अच्छा, इस बार की बात करते हैं। इस बार जो ये हुआ, इसकी थीम क्या रही? थीम है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। तो इस सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य है कि हम पारंपरिक चिकित्सा को मॉडर्न, यानी कि आज की चिकित्सा के साथ कैसे शामिल करें, उसे इंटीग्रेट कैसे करें। यही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा। अब डब्ल्यूएचओ की बात है, क्योंकि वही है मुख्य इसका आयोजन करने वाला। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड है तेड्रोस अधानोम। और डब्ल्यूएचओ के कुछ एक प्रश्न अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं कि डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया था? युगांडा। डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की थी? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अमेरिका और अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से अलग हो चुके हैं। और भारत ने लिम्फेटिक फाइलरियासिस, जिसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं या हाथी पांव, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2027। और डब्ल्यूएचओ ने आयु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी? कोझिकोड, केरल को। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना था सूरीनाम। और सेनेगल देश को डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्रैकोमा फ्री देश घोषित किया गया। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर डब्ल्यूएचओ आईआरसीएच कार्यशाला ये कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में। डब्ल्यूएचओ ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? नेपाल को। और भारत का लक्ष्य क्या है? खसरा रुबेला मुक्त बनने का 2026 है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हांसी ये किस राज्य का 23वां जिला बन गया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हांसी हरियाणा का ये 23वां जिला बन गया है। ये हिसार जिले से अलग होकर के नया जिला बना है। इसमें हांसी और नारनौंदा ये 2 उपमंडल होंगे। तो अब भैया ये हरियाणा में टोटल कितने जिले बन जाएंगे? याद रखना 23। 23वें नंबर का ये नवीनतम होगा हांसी जिला। अब एक बार आपको हरियाणा ले चलते हैं। ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी, गवर्नर है प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड हो गया ब्लैक फैंकोलिन, स्टेट फ्लावर लोटस हो गया, स्टेट ट्री हो गया पीपल का। उसके अलावा अभी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जो यहाँ के पूर्व गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खोली? मानेसर, हरियाणा में जिसका प्लांट है वहां पे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुरुग्राम में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मानेसर, गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा हरियाणा अरावली के पहाड़ों में। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला। हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने गुरुग्राम में मात्र वन पहल को गुरुग्राम में शुरू किया। इसमें अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ में थीम आधारित शहरी वन विकसित किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू हुई। और जापानी कंपनी टीडीके कॉरपोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना में। उसके अलावा गुरुग्राम में नौसेना का एक नया नेवल बेस आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया गया।
भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा सोनीपत, हरियाणा। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ हरियाणा के पंचकुला में। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी शेफाली वर्मा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि ब्लूमबर्ग की 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में जगह बनाने वाली भारत की एकमात्र फैमिली कौन सी है? तो आंसर होगा अंबानी फैमिली। तो अभी ब्लूमबर्ग ने अपनी वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज 2025 की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ये लिस्ट दुनिया की रिचेस्ट फैमिलीज को रैंक करती है। तो इस लिस्ट में इंडिया की कौन सी एक फैमिली ने जगह बनाई? अंबानी फैमिली, और उसके साथ ये 8वें स्थान पर रही। इस लिस्ट में टॉप किया, यानी कि टॉप फैमिली जो बताई गई है उसमें पहले स्थान पे वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट के मालिक, वॉलमार्ट के 44% हिस्से के मालिक वॉल्टन परिवार 513.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। अंबानी फैमिली की संपत्ति कितनी है? 105.68 बिलियन डॉलर। इसके साथ ये 8वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद सेशन एंड करते हैं। और हाँ, सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। तो देखो फिर, पहला प्रश्न पूछा था, भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार का निधन हो गया। किस वर्ष मिला था पद्म भूषण? 2016। और मोदी जी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, उसका नाम क्या है? फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। उसके अलावा भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर ये कौन सा बना? पतंजलि विश्वविद्यालय। और भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सेकंड अभ्यास हुआ? यूएई और भारत के बीच में। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई? होमबाउंड। आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे मॉडर्न खिलाड़ी ये कौन बन गए? कैमरन ग्रीन। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन अभी आईपीएल में केकेआर ने खरीद लिया इसको। और एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी बन गए, उनका नाम क्या है? रवि रंजन है। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल कर ली है? 99.2%। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन बने? सुरेश गोयल। और आखिरी प्रश्न था, गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सोनल मानसिंह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।